शौक बहुत ही खतरनाक चीज होती है। चाहे आप अमीर हो या गरीब या फिर मिडिल क्लास, ये चीज सबके अंदर होती है। या आप कह सकते हैं कि ये हमारी एक तरह की कमजोरी है। कभी कभी हम इसकी वजह से पानी की तरह पैसा भी बहाते हैं और कभी कभी कुछ ऐसी हरकतें कर बैठते हैं इसके लिए हमें पछताना भी पड़ता है। आज हमारे कहानी का एक चरित्र कहीं जा रहा है। लगता है उसे किसी बात की जल्दी है, लेकिन फिर भी वो हमसे कह रहा है कि हम भी उनके साथ चले। तो चलिए चल के देखते हैं उसका ये शौक हम सबको कहां पर ले जाकर खड़ा करता है। शुरू होने जा रहा है विभूतिभूषण बंदोपाध्याय की लिखी हुई भौतिक पलंग का हिंदी अनुवाद मेरी आवाज में। बहुत दिनों बाद मैं अपने दोस्त सतीश से मिला था। उस वक्त ठंड का मौसम चल रहा था और शाम ढलने वाली थी। ये उस वक्त था जब सारे के सारे सरकारी ऑफिस एक साथ छुट्टी होती है। इसी वजह से हमारे बेंटिंग स्ट्रीट पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं भी बिल्कुल थक हार के उसी भीड़ में धीरे धीरे चल रहा था अपने घर की तरफ। अब शाम ढलने वाली थी, इसीलिए रास्ता थोड़ा अंधेरा और रोशनी से भरा हुआ था। मतलब थोड़ा अंधेरा थोड़ा रोशनी, ऐसे ही कुछ। उसी वक्त मैंने अपने दोस्त को देखा। बेचारा बहुत ही तेजी से उसी भीड़ में अपना रास्ता बनाकर चल रहा था। काफी जल्दी में था, लेकिन मैंने भी मौका मिलते ही अचानक से उसका शर्ट पकड़ लिया और जोर से कहा, अरे सतीश। सतीश चौंक गया और उसने मुझे देख के कहा, अरे खड़ी। माय गॉड, भाई मैं तो तुझे ढूंढ रहा था। मैंने कहा, अच्छा वो तो पता ही चल रहा था। थोड़ी देर होता तो मुझे धक्के मार के ही निकल जाता। तब मेरे दोस्त ने कहा, सॉरी भाई, अब बहुत जल्दी में हूं ना, इसीलिए। हाँ वो तो समझ में आ ही रहा है। तो कहाँ जा रहे हैं आप? वो सब बाद में, तू भी मेरे साथ चल, ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने कहा, क्या? उसने कहा, देख, ना नहीं सुनूंगा। अगर तूने ना बोला तो मैं ज़बरदस्ती तुझे लेके जाऊंगा। बचपन से ही मैं सतीश को जानता हूँ, जैसा बोलता है वैसा ही करता है। और साथ में थोड़ा सा ताकतवर भी था, इसीलिए कभी कभी शारीरिक शक्ति का भी प्रयोग किया करता था। हाँ, अब क्या करें, जाना ही पड़ा। हम जहाँ जा रहे थे वो जगह ज़्यादा दूर नहीं थी। रास्ते में उसने मुझे बता दिया था कहाँ जाना है और साथ में मुझे एक विज्ञापन भी दिखाया था। उसमें काले काले अक्षरों में लिखा गया था, एक बहुत ही आधुनिक लेकिन रहस्यमयी चाइनीज पलंग की नीलामी होने जा रही है। जो ज़्यादा कीमत देगा उसी को ही वो मिलेगा। पूरे संसार में ये एक अजूबा है। ऐसा मौका अगर हाथ से गंवाया तो बाद में पछताना पड़ेगा। मैंने कहा, हाँ ठीक है सब कुछ, लेकिन ये रहस्यमय बात का क्यों जिक्र किया गया है यहाँ? सतीश ने कहा, अरे वही तो समझ में नहीं आ रहा। मेरा दोस्त हर एक सड़क का नाम देख देख के चल रहा था।
फिर अचानक वो जोर से बोल उठा, मिल गया, यही तो है वो गली। शाम की धीमी रोशनी में जब मैंने उस गली को देखा तब मेरे डर से रोंगटे खड़े हो गए। इस अजीब से माहौल में रहस्यमय पलंग। मैंने जल्द से जल्द अपने दोस्त से कहा, भाई सतीश, चल घर चल, हमें नहीं चाहिए पलंग, हमारा बंगाली खाट जिंदाबाद, चल भाई। सतीश को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने कहा, डरपोक कहीं का, इतनी दूर आने के बाद अब लौट जाऊं? बिल्कुल नहीं। उस रास्ते में चलते हुए एक गली मिली हमारे दाईं ओर, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था जो कि बहुत ही डरावना दिख रहा था। साथ में था एक बड़ा सा डस्टबिन जहाँ से इतनी बदबू आ रही थी, बहुत ही बदबू, इतनी कि दोपहर में जो खाया था वो सब मानो बाहर आने की कोशिश करने लगे। मैंने जल्दी से रुमाल निकाल के अपने नाक में दिया और किसी तरह से चलने लगा। अचानक से एक जोर की हवा दक्षिण प्रांत से आकर हमारे ऊपर से बह गई। थोड़ी देर में एक चमगादड़ का झुंड हमारे सर के ऊपर से चली गई। उसी रास्ते के एक कोने में दो कुत्ते खड़े थे जो हमें देखकर लगातार भौंकने लगे, लेकिन सड़क पे हमें एक भी इंसान नहीं दिखा। एकदम सुनसान गली। जाते हुए हमारे साइड में एक चाइनीज डॉक्टर का बहुत पुराना साइन बोर्ड दिखा जो कि अब पूरी तरह से खराब हो चुका था, और साथ में पता नहीं कहां से एक सुरीली धुन बज रही थी जो कि समझना थोड़ा मुश्किल था। देखते ही देखते हम अपने असली जगह पर आकर पहुंच गए। ऐसा घर मैंने अपने पूरे जिंदगी में नहीं देखा। पूरे घर से ईंटें बाहर आ रही है, बहुत ही पुरानी। इस घर को देखकर ऐसा लगता है जैसे नवाब अलीवर्दी खां के ज़माने में इसकी भित्त बनाई गई थी। उसके बाद टूटी फूटी गेट से हम बहुत सावधानी से अंदर घुसते मैं चौंक गया। घर के अंदर कितने सारे लोग, जबकि यहाँ पर आते हुए मुझे एक इंसान की परछाई तक नहीं दिखी थी। फिर ये लोग आए कहाँ से? कोई अलौकिक मामला चल रहा है क्या? इसी भीड़ में मैंने एक चीज देखी, सबके चेहरे पर बहुत सारे सवाल थे, लेकिन कोई एक चू तक आवाज नहीं कर रहा था। इतना सन्नाटा था अंदर, जैसे कोई पिन गिरे तो अच्छी तरह से सुनाई दे। कुछ घंटे बाद एक बुजुर्ग चीना आदमी आके हमें ले गए अपने साथ। उस आदमी के सर के सारे बाल सफ़ेद हो गए थे, लेकिन उनके मुंह में 2 सोने के दांत देखे मैंने, और बाएं हाथ पे एक तस्वीर थी, चाकू की तस्वीर। वो हम सबको एक के बाद एक कई सारे कमरों से लेकर असली कमरे में लेकर गए। मुझे लग रहा था जैसे ये घर कोई घर नहीं, एक बहुत बड़ा किला है और हम लोग किसी चक्रव्यूह के अंदर है।
उसके बाद मैंने उस पलंग को देखा। वाह, क्या खूबसूरती है! मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी पलंग नहीं देखी, और शायद ये आखिरी भी होगी, क्योंकि इसकी खूबसूरती, इसकी बनावट, वाह! इसकी एक तरफ भगवान बुद्ध जी का मूर्ति भी थी, जो कि ध्यान में बैठे हुए थे। ये पलंग ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन 2 लोग आराम से सो सकते हैं। और इसकी एक खास बात है, पता है वो क्या है? ये दिखने में तो 2 लोगों के लिए है, लेकिन इसे लंबा करके 10 लोगों के लिए भी बनाया जा सकता है। मतलब इस पलंग को बनाया गया है ऐसे, इसमें 2 लोग और या फिर 10 लोग सो सकते हैं। ये देखकर तो मैं पूरी तरह चौंक गया। फिर उसके बाद नीलामी शुरू हुई। इस एक लकड़ी के पलंग ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, इतना कि इसके लिए सब लोग लड़ रहे थे। इसकी कीमत देखते ही देखते बढ़ने लगी, लेकिन मेरे दोस्त की किस्मत अच्छी थी। आखिर में 1500 रुपए में फाइनल हो गया। उस पलंग को घर तक ले आते आते पूरे 10 बज गए। जिसने भी इस पलंग को देखा, उसने सिर्फ एक ही बात कही, वाह, क्या पलंग है! मैं अपने दोस्त सतीश के घर पर खाना पीना खत्म की और फिर अपने घर की तरफ रवाना होने लगा। जाते जाते मेरे दोस्त ने कहा, बाद में जरूर आना भाई। मैंने कहा, तथास्तु। ये कह के अपने घर पर आ गया। लेकिन मेरे जाने के अगले दिन ही सतीश फिर से मेरे घर पे आ गया। उसके बाल पूरी तरह से खराब हो चुके थे, पूरा मुंह सूख गया था और आंखें पूरी लाल। ऐसा लग रहा कि मेरा दोस्त बहुत ही टेंशन में है, पूरी रात सो नहीं पाया। मैं तो चौंक गया और कहा, क्या बात है भाई, हुआ क्या? उसने कहा, खतरा, भयानक खतरा भाई। सतीश बोल नहीं पा रहा था ठीक से। मैंने कहा, क्या हुआ, कैसा खतरा? उसने कहा, वो वो पलंग, वो पलंग। मुझे लगा ही था जरूर कुछ ना कुछ हो सकता है, चाहे वो जैसा भी हो, लेकिन है तो एक रहस्यमय पलंग। कल रात जो हुआ, मेरे दोस्त ने वो पूरी बात मुझे बताई और ये भी कहा कि वो पूरी रात सो नहीं पाया। उसने मुझे बताया कि कल रात जब वो सो रहा था, तब आधी रात होगी, अचानक उसकी नींद टूट गई। उसे ऐसा लगा जैसे वो पलंग हिल रहा है। उठकर उसने जल्द से जल्द रोशनी जलाई और देखा, नहीं, पलंग तो ठीक ही है। उसके बाद वो फिर सो गया। थोड़ी देर बाद फिर से उसकी नींद टूट गई। उसने सुना कि एक अजीब सी आवाज पूरे घर में गूंज रही है, और वो जो पलंग था वो मानो दीवार से बार बार लग के आवाज कर रही है। उसने जल्द से जल्द उठकर रोशनी जलाई और देखा कि नहीं, सब कुछ तो ठीक ही है, एकदम शांत। ये देखकर वो फिर से सो गया।
लेकिन इस बार उसने रोशनी नहीं बंद की। उस वक्त रात के 3 बज रहे होंगे। अचानक सतीश की आंख खुल गई और उसने सुना कि कोई रो रहा है, और वो ज्यादा दूर नहीं, बिल्कुल पलंग के पास ही बैठ के कोई रो रहा है। मैंने कहा, मैंने तुझसे पहले कहा था उस पलंग को मत खरीद, लेकिन तेरी ये जिद, अब देखा ना क्या हो गया। सतीश ने कहा, देख भाई खगेन, अब मैं तुझे पूरी बात ठीक से शायद समझा नहीं सकता, लेकिन उस पलंग के लिए एक अजीब सा लगाव पैदा हो गया है मेरा। अब मैं उसे छोड़ नहीं सकता यार। तो फिर मर, उसी पलंग के साथ मर। देख भाई, मेरी मदद कर दे। कैसी मदद? तू एक काम कर, कल तू मेरे घर आ जा, हम लोग वहीं पर खाएंगे पिएंगे और पूरी रात पहरा देंगे। देखते हैं कहाँ पर गड़बड़ हो रही है। और मेरा ऑफिस? अरे पागल, कल तो रविवार है। अब क्या करें, जाना ही पड़ा अगले दिन। मैं उसके घर जाके देखा, सतीश मेरे लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही वो खुशी से चीख उठा, स्वागतम स्वागतम भाई, स्वागतम। मैंने कहा, तो फिर से कोई गड़बड़ हुई थी क्या? नहीं भाई, दिन के वक्त तो सब कुछ ठीक ठाक ही है। देखो बेटा खगेन, मैंने कितनी बार कहा जा जाके बेच दे उसे, लेकिन मेरी सुनता कहाँ है वो। सतीश ने कहा, क्या बोल रही हो माँ? डर कर 1500 रुपये का पलंग बेच दूँ? रात को खाना पीना खत्म करके हम लोगों ने रात जागने के लिए जो सामान चाहिए वो लेकर उस कमरे में चले गए जिस कमरे में वो पलंग था। मेरे पास था एक डिटेक्टिव किताब और सतीश के हाथ में था हेल्थ एंड हाइजीन की एक किताब। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी। हम दोनों के बीच तय हुआ, पहले सतीश सोएगा और मैं पहरा दूंगा, और उसके बाद मैं सो जाऊंगा और सतीश पहरा देगा। तो पहली बारी मेरी थी। मैंने अपनी किताब खोली और बैठा रहा, लेकिन एक अक्षर तक पढ़ नहीं पाया। बस एक टक मैं उस पलंग को देखे जा रहा था और साथ में डर से मेरे 2 कान जैसे सजाग हो गए हो। थोड़ी सी भी आवाज होती थी तो मैं चौंक उठता था। लग रहा था फिर से कोई ना कोई बुरी आत्मा आके अभी मेरा गला दबा देगी। थोड़ी देर बाद हमारे पड़ोस के एक घर से मुझे रात के 2 बजने की आवाज आई। अचानक मुझे लगा कि दरवाजे के बाहर कोई चल रहा है, क्योंकि उसकी पैरों की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मेरे सारे के सारे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक घर की सारी खिड़कियां बंद हो गई और मुझे लगा कि मैं हवा में तैरने लगा हूं। इस हालत में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आंखों में बेहोशी छा रही है। मैं जिंदा हूं या मर चुका हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं जोर से चिल्ला उठा, सतीश सतीश। सतीश
जल्द से जल्द बिस्तर पर उठ के बैठ गया और चिल्लाने लगा। क्या हुआ खगेन, क्या हुआ? डर के मारे मेरी बोलती बंद हो गई थी। सतीश ने मेरे दोनों कंधे पर हाथ रख के मुझे बुलाने लगा। खगेन, खगेन। मैं होश में आया। होश में आने के बाद अपने माथे से पसीना पोंछा और कहा, हो, बहुत डर गया था भाई। हाँ, वो तो समझ में आ रहा है। एक काम कर, तू जाके सो जा और जागने की ज़रूरत नहीं, मैं अब पहरा देता हूँ। मैंने कहा, नहीं भाई, मुझे भी नींद नहीं आएगी। एक काम करते हैं, एक साथ ही पहरा देते हैं। डरपोक कहीं का। इसके बाद मैं और सतीश दीवार की तरफ अपनी पीठ दे के बैठे रहे। हम दोनों ही चुपचाप थे। एक चू तक आवाज नहीं निकल रही थी हमारे मुंह से। मैं इसी बीच घर के खिड़की से बाहर आसमान में देखने लगा। कितने सारे सितारे जल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लोग हमें देखकर हंस रहे हैं। हम लोग चुप करके बैठे ही थे कि अचानक हमारे घर के लाइटें जलने बुझने लगी और फिर बंद हो गई। हम लोग एक साथ जोर से बोल उठे, कौन है? हमें लगा किसी ने मेन स्विच बंद कर दिया है, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही भयानक हंसी में पूरा घर गूंज उठा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी हंसी कभी नहीं सुनी। और ये हंसी, मानो ये हंसी खत्म ही नहीं हो रही है। क्या भयानक हंसी थी। ऐसा लगा कि मानो कोई दरवाजे के बाहर ही खड़ा होकर जोर जोर से हंस रहा है। ये सोच के ही मेरे पूरे बदन में रोंगटे खड़े हो गए। सतीश ने जल्द से जल्द दरवाजे के ऊपर टॉर्च की रोशनी फेंकी, लेकिन इससे हालात और भी बिगड़ गए। अब वो हंसी रोने की आवाज में बदल गई। ऐसा लग रहा था कि कोई दरवाजे के पास जो खिड़की थी उसी के बाहर खड़े होकर कोई रोए जा रहा है। और फिर वो रोने की आवाज खिड़की से होते हुए हमारे पूरे कमरे में घूमने लगी और घूमते घूमते धीरे धीरे वो उस पलंग के ऊपर जाकर रुक गई, लेकिन बंद नहीं हुई। ये सब कुछ देखकर और महसूस करके हमें लगने लगा कि हमारी जो सहन शक्ति है ऐसे खतरनाक हालात देखकर हमारी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। और हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग बेहोश होने वाले हैं। किसी ने हमें क्लोरोफॉर्म दे दिया है। सतीश मुझसे थोड़ा ज्यादा हिम्मतवान था। उसने पलंग के ऊपर टॉर्च की रोशनी फेंकी और जोर से बोल उठ, कौन है, कौन है वहां? लेकिन हमें कुछ नहीं दिखा। किसी ने जवाब भी नहीं दिया। और फिर वो पलंग अचानक से बहुत जोर जोर से हिलने लगी और आवाज करने लगी। ऐसा लगा बहुत सारे कंकाल एक साथ उसके चारों तरफ नाच रहे हैं। उसके आवाज से हमारे कान के पर्दे फटने की कगार में आ गए थे।
और साथ में मेरे छाती में एक अजीब सा दर्द बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे छाती की सारी हड्डियां तोड़ देगा। ऐसे ही देखते देखते मैं बेहोश हो गया। फिर उसके बाद पता नहीं कहां से क्या हो गया, मैंने पाया कि मैं बहुत दूर एक चाइनीज के घर पे हूं। आधी रात का वक्त था और घर के अंदर एक दिया जल रहा था। मैंने ये भी देखा कि उस घर के फर्श पर एक बहुत ही बीमार आदमी सोया हुआ था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगने लगा। भयानक बीमारी से जूझते हुए उसका पूरा शरीर जैसे आधा कंकाल हो चुका था। उसके पास ही उसकी बीवी बैठी थी, लेकिन वो दिखने में उस आदमी की बिल्कुल 4 गुना थी। और वो एक बड़े से स्टूल के ऊपर बैठी हुई थी। फिर उसी वक्त मैंने उस कमरे में उस पलंग को देखा। मुझे समझ में नहीं आया इतनी दूर इस पलंग को कौन लेके आया। उसी वक्त उस महिला ने एक बहुत बड़ी सी हामी भरी और फिर घर के चारों ओर हल्के हल्के देखा और पाया कि उसका पति चुपके चुपके से उस पलंग की ओर बढ़ रहा था। ये देखते ही वो औरत बहुत गुस्से में आ गई और फिर उसने अपने पति को घसीटते हुए दूर फेंक दिया और जोर जोर से अपने पति को डांटने लगी। और उसका बेचारा पति उससे प्रार्थना करने लगा कि ऐसा लग रहा था जैसे वो बस एक बार उस पलंग पर चढ़ना चाहता, लेकिन उसकी बीवी बिल्कुल राजी नहीं थी इसके लिए। ऐसे भयानक हालात में वो आदमी अचानक जोर जोर से खांसने लगा और तभी उसके मुंह से खून निकलने लगा। ये देखकर मेरे पूरे बदन में रोंगटे खड़े हो गए और तभी वो आदमी पलंग की एक कोने में अपना सर रख के हमेशा हमेशा के लिए सो गया। और ये देखकर उसकी पत्नी रोने लगी। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तब मैंने देखा चारों तरफ अंधेरा हटकर सुबह की रोशनी जगमगा रही है और सतीश की माँ के मुंह पर पानी की छींटें मार रही थी। जब हम लोग होश में आए, मैंने कहा मैं कहाँ हूँ? सतीश कहाँ है? नीचे के कमरे में है। सतीश को अभी भी होश नहीं आया। उसके बाद मैंने सुना कि मैं और सतीश सुबह के 4 बजे मेन डोर पर आकर बेहोश होकर गिर गए थे और साथ में हमारे मुंह से अजीब सी आवाज निकल रही थी। ये देखकर सतीश की माँ ने जोर जोर से चीखने लगी और फिर 3 घंटे तक हमारी सेवा की गई और फिर हमें होश आया। डॉक्टर ने कहा है डरने की कोई बात नहीं, बस एक सडन शॉक लगा है हम दोनों को। जब हमारे होश वापस आए तो हमें थोड़ा सा ब्रोमाइड देने के लिए कहा। बाकी सब कुछ ठीक ही है। जब सतीश की होश आई
तब वो भी बिल्कुल मेरी ही तरह सबकी तरफ अजीब सी नज़रों से देख रहा था। उसके बाद पहले जा, मनुष्य पलंग को बेच दे। उस पलंग को बेचने के लिए अखबार में एक विज्ञापन दी गई और देने के साथ ही अगले दिन ही बहुत सारे लोग घर पर आकर भीड़ जमाने लगे। आखिर में वो पलंग 2000 रुपए में बेच दी गई। वैसे ये तो अच्छा ही हुआ, अगर इसे बेच नहीं पाते तो फ्री में किसी को दे देना पड़ता। कभी कभी सोचता हूँ उस रहस्यमय पलंग के बारे में। कभी कभी मुझे लगता है अभी वो पलंग कहाँ है, और वो अतृप्त आत्मा जिसकी पत्नी ने उसे कभी भी उस बिस्तर पर चढ़ने नहीं दिया, आज भी क्या उसे मुक्ति मिली है? आज भी क्या वो उस पलंग के चारों ओर घूमता रहता है ताकि कोई भी उस पलंग पर ना चढ़ पाए? इस सवालों के जवाब पता नहीं मिलेंगे या नहीं। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा हमसे कहते हैं कि जो भी करो सोच समझ के करो, लेकिन क्या हम हमेशा ऐसा करते हैं? क्या हम अपने जिंदगी के सारे फैसले सोच समझ के लेते हैं? अक्सर हम ऐसा कुछ कर बैठते हैं जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी हम करते हैं। क्यों? कभी कभी लालच में आके, या फिर कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में, या फिर कभी कभी थोड़ा एडवेंचर के लिए भी। पर आप ही बताइए, क्या सिर्फ इसी वजह से अपने आप को खतरे में डालना क्या सही है? अपना जवाब आप मुझे नीचे लिख के बता सकते हैं। मिलते हैं अगली कहानी पे, तब तक के लिए गुड नाइट।